शकील अहमद खान जी, आसिफ मोहम्मद खान जी, शोएब दानिश जी, नाजिया दानिश जी, हमारी कैंडिडेट अरीबा खान जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? मूड कैसा है आपका? ठीक है। दो विचारधाराओं की लड़ाई हिंदुस्तान में हो रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, मोहन भगवत, आरएसएस और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। बाकी पार्टियां विचारधारा की पार्टी नहीं है, सिर्फ दो विचारधारा की पार्टियां हैं। एक है बीजेपी और आरएसएस और दूसरी है कांग्रेस पार्टी। इस बात से आप सहमत हैं? इस बात को एक्सेप्ट करते हो ना? ये संविधान, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक की रक्षा करता है। हर धर्म की, हर जात की, गरीबों की, हर भाषा की यह संविधान रक्षा करता है। और यह संविधान गांधी जी, अंबेडकर जी, कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जनता ने देश को दिया था। आज बीजेपी और आरएसएस इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चुने हुए लोगों का हिंदुस्तान हो, अरबपतियों का हिंदुस्तान हो और इस देश में गरीबों के लिए कुछ ना बचे। वो चाहते हैं कि भाई भाई से लड़े, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़े, एक जात दूसरी जात से लड़े, एक भाषा दूसरी भाषा से लड़े और इस लड़ाई में वो देश का धन अपने 10-15 अरबपति मित्रों को देना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, जिसने ये संविधान की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, वो इस संविधान को बचाने में लगी है, इस संविधान की रक्षा करने में लगी है। और एक बड़ा सुंदर नारा भारत जोड़ो यात्रा में से आया, जो सब कुछ समझा देता है। नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जब ही खुलेगी जब इस संविधान की रक्षा होगी, जब यह संविधान मजबूत होगा और जब भाईचारा फैलेगा। बीजेपी जितनी भी नफरत फैलाए, जितनी नफरत फैलाए, जितने नफरत के वो बाजार खोलें, उतनी ज्यादा हम मोहब्बत की दुकानें हर चौराहे में, हर गांव में, हर जगह खोलेंगे। और एक बात समझ लीजिए, बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके के राजनीति करूंगा, साफ सुथरी राजनीति। और सबसे बड़ा लिकर स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। साफ राजनीति, दिल्ली में सांस नहीं ली जाती है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, साफ पानी नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जा रही है। यह है केजरीवाल जी की राजनीति।
शीश महल वाली राजनीति। पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, जन लोकपाल बिल की बात की थी, अब सब भूल गए। बिजली का खंभा भूल गए, छोटी गाड़ी भूल गए, अब शीश महल वाली राजनीति करते हैं केजरीवाल जी। और जब दिल्ली में नफरत फैल रही थी, जब आपको उनकी जरूरत थी, जब माइनॉरिटीज को उनकी जरूरत थी, तो फिर वो आपके साथ नहीं खड़े थे। मगर कांग्रेस पार्टी और मैं आपके साथ खड़े थे। आप देखिए, बात समझ लीजिए, हमें नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं होने देंगे। हमें डर का हिंदुस्तान नहीं चाहिए और इस हिंदुस्तान में कोई नहीं डरेगा। ना गरीब डरेगा, ना माइनॉरिटी के लोग डरेंगे, ना दलित डरेगा, ना आदिवासी डरेंगे, ना किसान डरेंगे, कोई नहीं डरेगा। और जितना ये डर फैलाने की कोशिश करेंगे, जहां भी एक डर फैलाने की कोशिश करेंगे, हम इनके सामने खड़े होके मोहब्बत की दुकान, इनके मुंह के सामने, नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। और यह मत सोचिए, ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इनसे कोई हम डरते नहीं हैं। आपने देखा होगा, पहले लंबे लंबे भाषण होते थे, 56 इंच की छाती होती थी। लोकसभा के चुनाव के बाद आपने इनका चेहरा देखा होगा, 400 पार हो गए इनके क्या? संविधान को ऐसे किया है नरेंद्र मोदी जी ने। कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को ऐसे मत्था टेकवा के ये यहां लगवा दिया कांग्रेस पार्टी ने। हम विचारधारा के लिए लड़ते हैं, हम संविधान के लिए लड़ते हैं, और हमारे लिए हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक प्यारा है। हर एक नागरिक एक जैसे हैं, सब समान हैं, और सबकी रक्षा, सबके बीच में मोहब्बत, एकता, भाईचारा होना चाहिए। यह हमारी सोच है। आप देखिए, केजरीवाल जी ने लंबे भाषण किए। पहले ओखला इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करता था, यहां पे छोटे बिजनेसेस होते थे, इंडस्ट्री होती थी। कहां गई? कहां गई? मोदी खा गया और केजरीवाल ने खत्म कर दिया। नोटबंदी की नरेंद्र मोदी ने, गलत जीएसटी लागू की। क्यों? ओखला को खत्म करने के लिए, छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म करने के लिए, और अदानी अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए रास्ता खोलने के लिए। हम अदानी और अंबानी वाला हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम हिंदुस्तान चाहते हैं भाईचारे का, एकता का, और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस देश में सपना देख पाए। इसीलिए जहां भी हमारी सरकार बनती है, हम गरीबों के लिए काम करते हैं, हम एकता के लिए काम करते हैं, हम भाईचारे के लिए काम करते हैं, और वही हम दिल्ली में करना चाहते हैं। आपने केजरीवाल जी के 10 साल देख लिए। उससे पहले आपको याद है शीला जी ने किस प्रकार से यहां पे काम किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, पूरी दिल्ली को बदल दिया था। ये केजरीवाल लंबे लंबे भाषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मगर काम दिल्ली की जनता के लिए नहीं करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, केजरीवाल जी ने पोल्यूशन के बारे में क्या किया, मुझे बताओ।
बीमारी फैल रही है, दमा फैल रहा है, एस्मा फैल रहा है, कैंसर फैल रहा है, लंबे लंबे भाषण हो गए, मगर पोल्यूशन के लिए आपके चीफ मिनिस्टर ने, केजरीवाल जी ने क्या किया है? रोजगार के लिए मुझे बता दो, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है 50 साल में। ओखला में इंडस्ट्रियल सेंटर था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, छोटे बिजनेसेस के लिए, ओखला के लिए आपके चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? रोजगार के लिए क्या किया? महंगाई कम करने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ भाषण करते हैं। और मैंने सुना कि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं, हां या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है। ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है, और बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। कोई जरूरत नहीं होती है। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की। आपने लिकर स्कैम किया दिल्ली में, सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, यह सच्चाई है। और अगर आप सचमुच में ईमानदारी की बात करना चाहते हैं तो आप दिल्ली की जनता से पूछो, भाषण में, ऐसे भाषण में जाके पूछो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो। आपको अपने आप को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। भाइयों और बहनों, एक बात मैंने पार्लियामेंट में की, हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% माइनॉरिटी है। उसमें मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख भाई हैं, 8% आदिवासी, 15% दलित। और मैंने सवाल पूछा, पार्लियामेंट में पूछा कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में, हिंदुस्तान की संस्थाओं में पिछड़े लोग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी के कितने लोग दिखते हैं? आप बड़ी कंपनीज की लिस्ट निकालो। ये अरबपतियों की कंपनी है, अदानी, अंबानी, ये कंपनियां, इनके सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, इनके मालिकों की लिस्ट निकालो, और आपको दिखेगा कि 90% लोगों की इसमें भागीदारी है ही नहीं। इनको 5-7% लोग चलाते हैं। नरेंद्र मोदी पूरा का पूरा प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, गरीब लोगों को जगह मिलती थी। पहले पब्लिक सेक्टर, पब्लिक अस्पताल होते थे, उसका उदाहरण एम्स है। पहले पब्लिक सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होती थी। नरेंद्र मोदी एक के बाद एक इन सबको बंद करता जा रहा है। पहले आपको सेना में जगह मिलती थी, अब आपसे कहा जा रहा है, युवाओं से कहा जा रहा है कि अगर आप सेना में जाना चाहते हो तो 4 साल के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। सच्चाई है कि गरीबों के लिए ये सारे के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। अरबपतियों के दरवाजे के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। अंबानी जी को ये अस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सारा का सारा पकड़ा रहे हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक। डिफेंस इंडस्ट्री पूरी की पूरी अदानी के हाथ में कर दी है। और आप लोग लाखों रुपए शिक्षा के लिए देते हो, आप मेहनत करते हो, आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, कितने पैसे दिए आपने? कितने पैसे दिए बच्चों के एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए? लाखों रुपए आप देते हो, आपके जेब में से निकलता है, अदानी जैसे अरबपतियों के जेब में जाता है, और फिर बाद में आपको पता लगता है कि भैया हमने
बच्चों ने कॉलेज की डिग्री ले ली, इंजीनियर बन गए, सिविल इंजीनियर बन गए, पता लगा नौकरी नहीं मिलती। दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक इंजीनियर मुझे कहता है, लाल शर्ट पहनी हुई थी उसने, कुली का काम कर रहा था, और उसने मुझे कहा, राहुल जी मैं सिविल इंजीनियर हूं, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, लाखों रुपए मेरे पिता ने दिए हैं मेरी शिक्षा के लिए, और आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। यही भविष्य है हिंदुस्तान के गरीब लोगों का। आप लोग मजदूरी कर सकते हो, आप लोग कुली का काम कर सकते हो, मगर आप लोग बड़ा बिजनेस नहीं चला सकते हो। आपके लिए सारे के सारे दरवाजे नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जैसे नेताओं ने बंद कर रखे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के लिए काम करती है। आप हमारे किसी भी स्टेट में देख लो, किसानों का हम कर्जा माफ करते हैं, कर्नाटक में महिलाओं को, तेलंगाना में महिलाओं को फ्री का बस टिकट देते हैं, हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार पैसा डालती है। तेलंगाना की सरकार, कर्नाटक की सरकार, जहां भी हमारी सरकार बनती है हम गरीबों की मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। यही हमारी विचारधारा है और यही हम दिल्ली में करने जा रहे हैं। आप हमारे कैंडिडेट को पूरा समर्थन दीजिए। जिताना है, अब जिताओगे, जिताना है। हां, भारी बहुमत से जिताना है इसको, ठीक है? और सही मेहनत करनी है तुम्हें। शाबाश, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। मेरे सभी बुजुर्गों को, भाइयों को और बहनों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आज आप जिस तादाद में यहां मौजूद हैं, आपने फिर एक बार साबित किया है कि जो दिल में मोहब्बत है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, वो आज आपने यहां भारी तादाद में आकर जाहिर कर दी है। और इंशाल्लाह 5 तारीख को भी आप जाहिर करेंगे या नहीं? मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करूंगी। वाम से आज मुखातिब हो रही हूं फिर से, और आपके बीच जो इलाके के अहम मुद्दे हैं सिर्फ उनको लेकर बात करूंगी। जो तकलीफें पिछले 10 सालों से आप लोग फेस कर रहे हैं, जो तकलीफें, परेशानियां, चाहे वो डेवलपमेंट के इश्यूज हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादती हो, चाहे वो अथॉरिटीज की ज्यादती हो, आपकी हर तकलीफ से मैं रूबरू हूं। और मैं आपसे आज इस मंच से ये वादा भी करूंगी कि आपकी हर परेशानी में, आपकी हर तकलीफ में मैं एक ऐसे आदमी की बेटी हूं जिसने हमेशा मजबूती से आपकी रहनुमाई करी, और मैं एक ऐसे लीडर की सिपाही हूं जो आज ओखला में आज आए हैं, और ओखला में एक ऐतिहासिक दिन लिखा जाएगा आज की तारीख में कि राहुल गांधी जी ओखला की अवाम के बीच आए हैं और अपनी मोहब्बत की सिर्फ दुकान नहीं खोलेंगे, ओखला में मोहब्बत की फैक्ट्री खोलेंगे, पूरी फैक्ट्री इंशाल्लाह। पिछले 10 सालों में आप लोगों को, चाहे वो सीवर का मसला हो, अगर मैं डेवलपमेंट पे बात करूं, सीवर का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, बिजली के मीटर का मुद्दा हो, पीने के पानी का मुद्दा हो, केजरीवाल ने पिछले 10 साल में ओखला को पूरी तरीके से निगलेक्ट किया है, यहाँ की आवाम को मायूस किया है, निराश किया है, और हम आज उस निराशी का बदला लेने के लिए आए हैं। 10 साल जो आपको मायूस किया गया, आपके हुकूक की लड़ाई लड़ने आए हैं, आपकी आवाज को बुलंदगी से रखने आए हैं। मैं आपकी बेटी अरीबा, आपकी बहन अरीबा आपके बीच खड़ी है आपकी तकलीफें बांटने के लिए। 10 साल में जो शीला दीक्षित जी ने खूबसूरत दिल्ली बना के रखी थी हमारे सामने, जिसका एक एग्जाम्पल आपके पीछे चल रही मेट्रो है, ये मेट्रो शीला दीक्षित जी की देन थी।
यहाँ जितने स्कूल खुले हुए हैं आज की तारीख में वो शीला दीक्षित जी के टाइम के हैं। 10 सालों में आपको आम आदमी पार्टी की सरकार ने या केजरीवाल की सरकार ने क्या दिया? वो कहते हैं कि हमने 98% दिल्ली में पानी दे दिया। 10 साल से ओखला में पानी की एक बूंद नहीं आई है, आप सब गवाह हैं इस बात के। वो कहते हैं हमने शिक्षा पे काम किया, 10 साल से एक भी नया स्कूल नहीं खुला है ओखला विधानसभा में। वो कहते हैं कि हमने हेल्थ पर काम किया, 10 साल से ओखला और बराबर के हलकों में भी कोई सरकारी अस्पताल नहीं खोला गया। आज भी इंसान एम्स और सफदरजंग भागता है, जो कि शीला दीक्षित जी और कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं आपसे एक बात कहूंगी कि केजरीवाल जैसे मुस्लिम विरोधी की पार्टी को मसलहत के नाम पर मुसल्लत करने की जो सोच है, वो जिंदा कौम को मुर्दा करने की मुहिम का हिस्सा है, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में हो। इस हिमाकत को हम समझदारी का नाम नहीं दे सकते हैं। लगातार केजरीवाल ने जिस तरीके की मुस्लिम विरोधी सोच दिखाई है, चाहे वो CNRC का मुद्दा हो, शाहीन बाग में हमारी खवातीनें ओखला की बैठी रही सर्द रातों में, कौन खड़ा था उनके लिए? कांग्रेस पार्टी खड़ी थी उनके लिए। केजरीवाल ने ये कहा था कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर कर दो, 1 घंटे में पूरा प्रोटेस्ट उखड़वा दूंगा। जब कोरोना आया, कोरोना में महामारी आई, तब सिसोदिया ने नेशनल टेलीविजन पे ये कहा कि ये मरकज वाले कोरोना फैला रहे हैं, कोरोना जिहाद, कोविड जिहाद। आप सब वाकिफ हैं किस तरीके से मरकज और जमात पे ताला लगवा दिया गया। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे एक बात कह के जाऊंगी कि देखिए, आज आप लोगों की वजह से हम इस जगह पर खड़े हैं, ओखला विधानसभा की सीट पर, और इतनी बड़ी तादाद में कि 5 तारीख को क्या चलेगा, क्या चलेगा। मैं आपसे ये गुजारिश करती हूं कि आप लोग 5 तारीख को इस सीट को जिताकर आप राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करिए, और राहुल गांधी जी के हाथ जितने मजबूत होंगे उतना हम आपके हुकूक की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। आप भी इस बात के गवाह हैं कि वाहिद पूरे मुल्क में एक वाहिद लीडर है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, जो मुसलमानों की, माइनॉरिटीज की, दलितों की और पिछड़ों की आवाज बने हुए हैं। आपने देखा था अभी कुछ महीने पहले जब संभल जामा मस्जिद का मुद्दा हुआ था, कौन गया था वहां? कौन गया था? किसने संसद में भी मजबूती से उस मुद्दे को उठाया और सड़कों पे भी किसने लड़ाई लड़ी? और आज राहुल जी हमारे बीच आए हैं उसी लड़ाई को लड़ने, उसी हुकूक की बात करने, आपकी आवाज बनने, आपके लिए खड़े होने के लिए। तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप अपने चहीते लीडर राहुल जी के हाथों को मजबूत करें? बताइए। मैं अपने अजीज लीडर राहुल गांधी जी के लिए ताजीम के काबिल, दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो,